गुड मॉर्निंग बुआ, गुड मॉर्निंग। चलिए, आज से ही आपका बिहार पुलिस का जो है टेस्ट स्टार्ट हुआ है, जिसका डिस्कशन जो है मैथ्स का जो है आज से स्टार्ट हुआ है। आपका बिहार पुलिस का सेट में जो है मैथ्स जो है 31 नंबर से स्टार्ट है। ध्यान से सुनेंगे, मैथ्स का ज़्यादा वेटेज नहीं रहता है, लेकिन हाँ 7 से 8 क्वेश्चन रहता है, 2 से 3 क्वेश्चन आपका रीजनिंग रहेगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन का आप बताएंगे आंसर क्या होगा, बताएंगे बच्चे, इसका आंसर क्या होगा। ध्यान से सुनेंगे। बोला गया है कि यदि पी एक्स क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस क्यू एक्स माइनस 1 और x प्लस 1 से पूर्णतः विभाज्य है, तो p और q का मान ज्ञात करें। एक बात बताओगे, एक एक्सप्रेशन दिया गया है और इस एक्सप्रेशन का दो गुणनखंड है। गुणनखंड मतलब इसको पूर्णतः रूप से विभाजित करेगा, पूरा पूरा भाग करेगा। एक x माइनस 1 है और x प्लस 1 है। आप मुझे बताने का प्रयास करेंगे बुआ, ध्यान से सुनेंगे। जब पूर्णतः विभाजित होता है, पूरा पूरा किसी भी चीजों को काटना रहेगा, तो उसकी रिमाइंडर्स जो शेषफल होता है 0 होना चाहिए। तो शेषफल को 0 करने के लिए एक बार जिससे आप भाग देना चाह रहे हैं, एक बार इसको इसके बराबर में 0 लिखेंगे, तो x की मान जो एक्सप्रेशन दिया गया है उसमें 1 का यूज करेंगे। इसमें यदि आप x की मान 1 यूज करते हो तो 1 पे पावर 3 है, तो 1 ही हो जाएगा, तो यहां से p बचेगा। ठीक है, और यहां पे 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 होगा। आप मुझे बताओगे यहां पे माइनस में 2 गुना 1 करोगे, क्योंकि x की मान 1 लेना है, तब 2 हो जाएगा। माइनस में q इक्वल टू रिमाइंडर को पूरा पूरा भाग लगाने के लिए हमारे शेषफल 0 आएगा, तो इसलिए बराबर में 0 कर दिए। बच्चे यहां से आप देख पा रहे हो एक इक्वेशन बनकर आया, p माइनस क्यू, 2 में से -2 प्लस 1 है तो -1 बचेगा। आप बताओगे बराबर के उधर जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, तो p माइनस क्यू बराबर में 1 आ गया। ठीक है, p माइनस क्यू बराबर में 1 आ गया, एक इक्वेशन ये आ गया। अब इससे भी विभाजित है, x प्लस 1 से भी विभाजित है, पुनः भाग लगेगा तो x बराबर में -1 का एक बार प्रयोग करना है। तो आप बताओगे यदि x बराबर में -1 का प्रयोग करेंगे तो x के पावर क्यूब है, मतलब विषम संख्या है, तो माइनस पे पावर विषम संख्या दोगे तो माइनस में आएगा, और 1 का क्यूब करोगे तो 1 ही होगा, तो ये क्या हो जाएगा, -p हो जाएगा। और -1 पे पावर स्क्वायर करोगे, ये प्लस में आएगा, 1 आएगा। यहां से माइनस रखोगे, 2 गुना -1, और ऑलरेडी 2 के साथ पहले से माइनस था, तो माइनस माइनस क्या हो जाना है, प्लस हो जाना है, -q। और शेषफल पुनः भाग लगाने के लिए शेषफल को 0 करना होगा। ठीक है, अब बताओगे यहां से क्या मान आ जाएगा। सर एक इक्वेशन यहां से बन जाएगा, -p माइनस क्यू बराबर में 2 प्लस 1 3, बराबर के उधर जाएगा तो -3 होगा। अब यहां से 2 इक्वेशन आ गया, -p माइनस क्यू बराबर में -3 आ गया। ये दोनों को सॉल्व करोगे, ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। बउआ जैसे दोनों को जोड़ोगे तो ये प्लस और माइनस ये कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा। ध्यान से सुनोगे, प्लस माइनस कट जाएगा, ये क्यूब क्यूब 2 क्यूब है, -2 हो जाएगा। और इधर से जब जोड़ोगे तो -3 में से 1 चला जाएगा तो -2 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा तो 1 बचेगा। तो आप बताओगे यहाँ पे क्या होगा, तो सर 2 क्यूब बराबर में -2, तो -2 से ये वाला 2 कट गया, तो क्यू की मान आ गया 1। तो एक बात बताओ, Q की मान तो ढेर जगह 1 है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है। अब बताओ P की मान निकालना है, तो Q की मान किसी भी इक्वेशन में आप रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। यहां पे Q की मान रखोगे तो -1 उस और जाएगा, तो बच्चे आप बताओगे -p बराबर में +1 उधर जाएगा, क्योंकि -1 यहां पे रखोगे, अगर 1 रखोगे तो माइनस में 1 होगा, उधर जाएगा तो -3 में से उस साइड जाएगा, 1 जुड़ेगा तो बताओगे -2 बचेगा, माइनस से माइनस ये प्लस हो जाएगा, p की मान 2 हो जाएगा। q की मान 1, p की मान 2, p की मान 2, q की मान 1। ऑप्शन क्या हो जाना है, b हो जाना है। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए बुआ आगे बढ़ते हैं।
एक बच्चे का आंसर आया है, चलिए इसे बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। ये भी अपने आप में बेहतरीन क्वेश्चन है, बताएंगे। बउआ बोला जा रहा है सेक ऑफ टेन थीटा प्लस में टेन थीटा बराबर में 4 है, तो कॉस थीटा की मान बताना है। एक बात आप मुझे बताओगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है? तो ये 1 होता है। एक बात बताओगे, एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। इसी फार्मूला का प्रयोग करते हुए हम चाहते हैं ये सेक थीटा प्लस में टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस में टेन थीटा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला का यूज किए तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर में 1। आप इसको इधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस में टेन थीटा बराबर में 1 बाय सेक थीटा माइनस में टेन थीटा। ये सब फार्मूला होता है, ये सब पढ़ना रहता है, ठीक है। ये आपका फार्मूला हो गया। तो समझ गए कि सेक थीटा प्लस में टेन थीटा की मान दिया रहेगा, तो आप जानते हैं कि इसका रिवर्स क्या होता है। तो रिवर्स 1 बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा होगा, या फिर इसका एक रिवर्स और होता है उल्टा। रिवर्स मतलब उल्टा, सेक थीटा प्लस में सेक थीटा माइनस में टेन थीटा अगर लोगे तो देखोगे ये वाली चीजें अगर लोगे तो ये बट्टा में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बटा सेक थीटा प्लस में टेन थीटा। तो आप यहां से ये समझने का प्रयास करेंगे कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर में होता है 1 बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा, मतलब माइनस में रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। जिसकी मान पूछा जाएगा वो रिवर्स हो जाता है। बच्चे प्लस में मान दिया गया है, सर अगर प्लस में मान सेक थीटा प्लस में टेन थीटा बराबर में 4 दिया गया है, तो आप मुझे बताओगे सेक थीटा माइनस में टेन थीटा मतलब इसका उल्टा क्या होगा? सर इसका उल्टा ये है माइनस वाला, प्लस का उल्टा माइनस में होगा, तो इसका भी उल्टा हो जाएगा। उल्टा मतलब 1/4। इसको उल्टोगे तो माइनस में आएगा, तो इसी को उल्टोगे आप तो ये भी माइनस में आएगा, ये सॉरी मतलब रिवर्स हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1/4 हो जाएगा। जैसे यहां देखो इसकी मान सेक थीटा माइनस टेन थीटा हम निकाले, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 बाय सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की मान कितना है? 4। तो यहां 4 रखोगे तो 1/4 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछा, कॉस थीटा पूछा। ये दोनों को जोड़ोगे, जैसे जोड़ोगे आप वैसे क्या होगा, ये कट जाएगा। तो सेक क्या हो जाएगा? 2 सेक थीटा हो जाएगा। बच्चे 2 सेक थीटा हो जाएगा। ये 4 प्लस में 1/4 होगा। 4 चौके 16, 16 1 17। इसको जोड़ोगे तो 17/4 आएगा। 2 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा सेक थीटा बराबर में 17 2 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8। तो सेक थीटा की मान अगर 17/8 है तो इसी का रिवर्स कॉस थीटा होता है। रिवर्स मतलब उल्टा, तो ये भी उलट जाएगा, क्या होगा? 8/17 हो जाएगा। 8/17 क्या आंसर होगा बुआ? इसके आंसर क्या होना है? तो 8/17 होना है, जो कि ऑप्शन आपका किस में है? ABC डी में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। बउआ सी नहीं होगा, 8/17 होगा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था ये, आपको पूरा डिटेल लिखा है। बाकी बात सॉल्यूशन आपका बस इतना ही है। सीधा याद रखना है प्लस में अगर मान दिया गया, क्योंकि इसके ओरिजिनल फार्मूला जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है। आप जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। तो अगर इस चीजों को प्लस में दिया गया है, कोई भी मान दिया गया, तो माइनस में लिखने के बाद ये भी रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो उलट कर लिख दिया। जब जोड़ेंगे तो ये दोनों प्लस माइनस कट जाएगा। ये 2 सेक थीटा सेक थीटा सेक थीटा 2 सेक थीटा बराबर में ये दोनों को प्लस के 17/4 आ गया। आप जानते हैं सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है। आप जानते हैं कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक का उल्टा कॉस होता है। ये हो गया साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक का उल्टा साइन होता है। टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन होता है। ये बताओगे आप। बोला गया कुछ फल ABCD 3:4:5 के अनुपात में वितरित किया गया, बांटा गया है। कुछ फल है हमारे पास और वो फल को जो है
3:4:5 के अनुपात में वितरित कर दिया गया, बांट दिया गया। ठीक है, मतलब कहने का इसका अर्थ है एक टोकरी में कुछ ना कुछ फल होगा, ए बी सी डी की नाम सुनोगे, 4 व्यक्ति है, ए को मिल रहा है 3 यूनिट फल, बी को मिलेगा 4, सी को मिलेगा 5 और डी को मिलेगा 7। ये बांटने का तरीका हो गया। इसका मतलब हो गया कि ए को मिल रहा है 3, बी को मिल रहा है 4, सी को मिलेगा 5 और डी को मिलेगा 7। ये उतना ही नहीं मिल रहा है, इसी के मल्टीपल में मिलेगा। ठीक है, अब मल्टीपल कहने का क्या अर्थ हुआ देखोगे, बोला गया कि यदि ए को मिल रहा है 192 तो यहां से मिल कितना रहा है, ए को सर 3 मिल रहा है। तो सर हम देख रहे कि ए को दिया जा रहा है यूनिट में 3 यूनिट दिया जा रहा है। कितना फल दिया जा रहा है, 3 यूनिट दिया जा रहा है। और क्वेश्चन के अनुसार कितना मिल रहा है ओरिजिनल में, सर 192 मिल रहा है। मतलब 3 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 192, मतलब 3 बराबर में 192। तो बच्चे क्या पूछा है, पहले इसकी डिसाइड करो, पूछा क्या है। तो सर जी पूछा है बी और सी दोनों मिलाकर कितने फल मिलेंगे। तो बी और सी, तो बी और सी मिलकर बताओगे, बी को मिल रहा है 4 और सी को मिल रहा है 5, तो दोनों मिलकर मतलब योग इसका क्या होगा, तो सर 9 यूनिट होगा। तो 9 यूनिट होगा। तो आप देखो 3 यूनिट की मान दिया गया 192, आपको निकालना है 9 यूनिट की मान। तो हम आपको एक तरीका बताते हैं 9 की मान निकालना। तो इसी में 3 से गुना कीजिए। आप 3 गुना इसको किए तो 3 गुना इधर भी करना पड़ेगा। तो ये 3 तिया 9 हो गया, डायरेक्टली 9 हो गया। और इधर भी 3 से गुना करोगे, 3 दूनी 6 और देखोगे 19 3 57 होता है। 576 मिलेंगे बी और सी दोनों मिलाकर। हाँ, टेस्ट का जो भी बिहार पुलिस का जो भी आपका टेस्ट हो रहा है उसका रिजल्ट जो है एकदम 100% है, अपलोड होगा। नहीं आया है सर, आएगा रिजल्ट जो है आपका आएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा लेट होता है, बहुत सारे टेस्ट होता है यहाँ पे। सभी का रिजल्ट जाने में शाम तक, इवनिंग तक आपका या कुछ ही देर में हो सकता है चला भी गया होगा। चलेंगे, इसे बताएंगे। बोला गया एक आदमी, एक बात सुनने का प्रयास करोगे बच्चे, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर बोला जाए दूरी निकालना रहे तो दूरी की फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, चाल गुना समय होता है, चाल गुना समय होता है। लेकिन बच्चे अब ये चाल जो है ना, ऐसा अब दूरी का फॉर्मूला में चाल रहता ही नहीं है। मतलब रहता है, एक चाल नहीं रहता, 2-2 चाल का प्रयोग किया जाता है। जब कोई व्यक्ति बोला जाएगा कि x किलोमीटर पर घंटा से गया, फिर दूसरे बार y किलोमीटर पर घंटा से गया, दोनों बार का टोटल समय दिया जाएगा। अगर कुल समय लगा t घंटा तो दूरी बराबर में होता है, दोनों चाल को गुना कर दिया जाए, दोनों चाल को जोड़ दिया जाए, क्योंकि दूरी बराबर में चाल गुना समय। अब तो चाल 2-2 दे दिया है, तो दोनों चाल को गुना करेंगे, दोनों चाल को जोड़ेंगे और गुना में समय कर देंगे। जब टोटल समय, कुल समय दिया रहे तो सुनोगे, कुल समय दिया रहे तो, क्वेश्चन भी हम समझा देते हैं, कुल समय दिया रहे तो अगर समय का अंतर दिया जाए तो दूरी बराबर में होता है, डिस्टेंस बराबर में होता है, दोनों चाल का गुना करेंगे और दोनों चाल की अंतर लेंगे। अगर समय का अंतर रहे तो यहां पे ये समय का अंतर है, ये कुल समय है, और यहां पे ये टी का मतलब समय का अंतर, अंतर क्या रहेगा, समय का अंतर। अब इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। बोला गया है क्वेश्चन में, सुनोगे, क्वेश्चन में बोला गया है कि एक आदमी अपने घर से अपने कार्यालय की एक निश्चित दूरी से स्कूटर से तय करता है और 30 किलोमीटर पर घंटा के औसत चाल से जाने पर वह 5 मिनट देरी से कार्यालय पहुंचता है। देखो 5 मिनट उसको देर हो गया है। ठीक है, अब बोला था जबकि 40 किलोमीटर पर घंटा से जाने पर वह 5 मिनट पहले अपने कार्यालय पहुंच जाता है, तो उसके घर से उसके कार्यालय के बीच की दूरी ज्ञात करे। 2-2 चाल का प्रयोग किया गया है। एक बार गया 30 किलोमीटर पर घंटा से, वो 5 मिनट के देरी से पहुंचा। दूसरे बार उसने चाल को बढ़ा दिया, तो चाल को बढ़ाकर 40 किलोमीटर पर घंटा कर दिया। तो चाल अगर बढ़ाओगे तो समय कम लगेगा, तो समय बोला है कि 5 मिनट पहले पहुंच गए। देखो पहले 5 मिनट देर हो रहा था, अब 5 मिनट पहले पहुंच रहे, तो समय का अंतर कितने का आया। सर यहां से देख रहे कि समय का जो अंतर है, जो समय का अंतर है,
समय का अंतर कितना 10 मिनट का आ गया, क्योंकि पहले 5 मिनट लेट हो रहे थे, आज 5 मिनट पहले पहुंच जा रहे हैं, तो -5 से +5 हुआ है, इसका मतलब है 10 मिनट का समय में अंतर आया। तो जब समय का अंतर आया है तो ये फार्मूला का यूज करेंगे। तो सर जी दूरी जब भी पूछा जाएगा, और ये क्वेश्चन फेमस क्वेश्चन है, ध्यान रखोगे, दूरी बराबर में दोनों चाल को गुना करेंगे। एक बार गए 30 से, ऐसे फार्मूला होता है दूरी बराबर चाल गुना समय, लेकिन एक तो चाल है नहीं, दो दो चाल दिया गया और दो दो समय दिया गया है, तो दोनों समय का अंतर हम ले लेंगे। एक बार चला 30 से और दूसरे बार चला 40 से, तो दोनों को लेकर गुना करेंगे, और समय का जब अंतर दे दे तो यहां चाल की अंतर लेंगे, 30 और 40 का अंतर कितना होगा 10, और समय का अंतर कितना है 10 मिनट आया। मिनट आया, ये किलोमीटर पर घंटा है, इसको मिनट को घंटा बना दीजिए, 60 से भाग कर दीजिए। बच्चे आप बताओगे क्या होगा? सर इससे ये कट गया, 30 दूनी 60 होगा, ठीक है, 2 से काटोगे तो 20 दूनी 40। तो दूरी जो था घर से ऑफिस की जो दूरी था वो 20 किलोमीटर का दूरी था। ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चे? सी हो जाएगा। 35 बोल रहा है बउआ, आप क्या किए हो? जोड़ दिए हो क्या भाई साहब? पैंतीस नहीं होगा, 20 होगा। चलिए बुआ, इस क्वेश्चन को बताने का प्रयास करेंगे। अब बताओगे ये तो आपको कैसा लग रहा है? सर दो संख्या को ढूंढिए, घटाने पे 2 आ जाए और गुना करने पे वो 24 प्राप्त हो। तो सर हम ऐसा करते हैं, सर 6 में से 4 घटाते तो 2 की प्राप्ति होगा, और 6 गुना 4 गुना करेंगे 24 होगा। अरे बोलिए हाँ या ना? हाँ या ना? एक बार फिर से बताना है। कौन सा क्वेश्चन बउआ? इस क्वेश्चन को क्या? तो सर ये सब कुछ नहीं है, ये सब जो हम बताए, ये सब लिखा है, ये सब कुछ नहीं है। ये सब समझने के लिए फॉर्मूला लिखा है। सीधा याद रखना है कि दूरी बराबर में चाल गुना समय होता है, लेकिन जब क्वेश्चन में 2 चाल का प्रयोग किया जाए तो सुनोगे दूरी बराबर में दोनों चाल की गुणनफल और दोनों चाल की अंतर गुना में समय का अंतर। तो बस गुना में समय का अंतर कर लेना है। तो समय का अंतर क्या हुआ था? एक बार 5 मिनट देरी से पहुंच रहे थे, एक बार 5 मिनट पहले पहुंच गए, तो समय में चेंजिंग आया। मान लीजिए किसी जगह पे पहुंचना है आपको 3 बजे, 5 मिनट लेट पहुंचे, 3:05 में पहुंचे, ठीक है। और अब दूसरे दिन जब लेट होने के कारण थोड़ा चाल को कर दिए 40 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है, 30 से कर दिए 40 किलोमीटर पर घंटा, तो 5 मिनट पहले पहुंच गए। 3 बजे से 5 मिनट पहले कितना होता है? तो 2:55 में। तो देखो 2:55 से 3:05 के बीच में कितने मिनट का अंतर आया? सर 10 मिनट का अंतर आया। तो जब दूरी निकालना रहे तो दूरी बराबर में दोनों चाल की गुणनफल, दोनों चाल की अंतर गुना में समय का अंतर, जो कि यहां पे आपको लिखा गया है, ठीक है। चलिए बाबा आगे बढ़ते हैं। अब बताओगे दो संख्या को घटाने पर 2 और गुना करने पे 24 आए, तो आप खुद बताए कि सर 6 4 को लीजिएगा, घटाने पे 2 आएगा और गुना करोगे 24 आएगा। अब पूछा गया है x बाई वाई की मान। सुनोगे 1/x प्लस में 1/y की मान पूछा गया। क्या लगता है ये नहीं निकाल पाओगे? सर ये दोनों के गुणनफल और ये इसको अगर जोड़ते हो आप y प्लस x हो जाता है। बच्चे बताओगे x की मान कितना है? y की मान 4 है, x की मान 6 है, 6 4 10, गुना करोगे ये 6 गुना 4 करोगे तो आप जानते हैं नीचे में 24 ही आना है। इसको जोड़ोगे 10/24 होगा। इसको यदि आप काटते हो तो ये 5/12 होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। और बिहार पुलिस में मैथ का जो क्वेश्चन होता है बहुत ज्यादा लेवल का नहीं होता है, ठीक है। कभी कभी इतना लेवल रहेगा कि आपसे बनेगा नहीं, कभी कभी लेवल इतना लो रहेगा कि तुरंत बन जाएगा। तो दोनों तरीका से आपको पढ़ना है। ये बताओगे, ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। सबसे पहले बताओगे त्रिभुज की, अगर इक्वलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, सुनोगे समबाहु त्रिभुज रहे, इक्वलेटरल ट्रायंगल रहे, तो अंतः त्रिज्या जो होता है, ये अंतः त्रिज्या जो होता है, अंतः त्रिज्या बराबर में होता है a/2√3। ए जो कि ये ट्रायंगल की त्रिभुज की भुजा हो गया,
ठीक है। और परित्रिज्या, परि मतलब बाहर से अगर वृत्त जाएगा तो इसी को परित्रिज्या कहते हैं, ये बड़ी आर होता है। बड़ी आर बराबर में परिवृत्त की त्रिज्या जो होगा वो क्या होगा, ए त्रिभुज की भुजा बटा में √3 होता है, त्रिभुज की भुजा बटा में √3। और समबाहु त्रिभुज का एरिया जो होता है, समबाहु त्रिभुज की एरिया जो होता है याद रखोगे √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। सर इसमें तो पूरा फॉर्मूला का ही प्रयोग कर लिया गया। हाँ बउआ, पूरा का पूरा फॉर्मूला का ही प्रयोग कर लिया गया है। सुनोगे, ये क्वेश्चन कटा हुआ है, एक सेकेंड, क्वेश्चन कटा हुआ है, देख लेते हैं कितना है। सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये निकलना नहीं है, अभी तो क्वेश्चन हुआ भी नहीं, ये क्वेश्चन कटा हुआ है। पीपीटी पीछे भी क्वेश्चन कटा हुआ था, यहां भी कटा हुआ है, उधर भी कटा हुआ है। पीपीटी सही से नहीं बना है, अब वही हम बोले ध्यान देना है। ठीक है बउआ, देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या होगा। आप बताओगे, बोला गया समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त और अंतःवृत्त की क्षेत्रफल का अंतर दिया गया है। ठीक है, क्षेत्रफल का जो अंतर दिया गया है 2100, देखना पड़ेगा क्वेश्चन है 2156 है, यहां पे क्या होगा 56 होगा। ठीक है, अब बन जाएगा क्वेश्चन। सुनोगे, ध्यान दोगे, बोला गया समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त। तो एक बात बताओ, वृत्त की जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त की एरिया जो होता है वो क्या होता है, πr² होता है। बच्चे दो वृत्त है, एक परिवृत्त का लेना है, ये बाहर का वृत्त का लेना है, एक अंदर का वृत्त का लेना है। एक बात बताओ, क्षेत्रफल क्या होगा। सर परिवृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो पाई तो दोनों जगह रहेगा, तो दोनों जगह दोनों वृत्त में पाई रहेगा, पाई कॉमन ले लिए। तो बताओगे परिवृत्त की तो त्रिज्या है πr² होता है, r यही लेना है, a² हो जाएगा और √3 की स्क्वायर करोगे तो 3 हो जाएगा। माइनस में अंतर मतलब बड़े में से छोटा को घटाना, दोनों जगह पाई होगा, पाई को कॉमन ले लिया गया। छोटी वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, मतलब अंत त्रिज्या क्या होगा, ए का स्क्वायर करोगे ए हो जाएगा। देखोगे यहां से 2 का स्क्वायर करोगे 4 और √3 का स्क्वायर करोगे 3, 4 तिया कितना हो जाएगा 12 हो गया। और इसी का मान दिया गया कितना, तो 2156 दिया गया है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल का है, जबरदस्त क्वेश्चन है। अब देखोगे इसकी मान हो जाएगा 22/7। इसको सॉल्व करते हो, अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो एलसीएम 12 हो जाएगा। आप बताओगे 4 में से 1 3 जाएगा तो 3a²। इसको सॉल्व करोगे, एलसीएम लिए कितना है 12, इसको काटे तो 4 आया, 4a² माइनस में a², तो 3a²/12 हो गया। और इसकी मान कितना दिया गया है 2156। कितना है बच्चे 2156। क्या कोई दिक्कत है बताओगे। आप बताओगे ये अगर इसे काटना चाहो आप तो ये 3 से कटेगा 4 बार में। ठीक है, 3 से कट गया 4 बार में। अब इसे 2 से 11 से काटो 2 बार में, ये 11 से कटेगा, 11 1 ही 11, 10 बचा 105 हो जाएगा, 11 9 99, 11 6 66। ये 2 से काटोगे इसे तो 2 से ये काटोगे तो 8 दूनी, ये कितना 9 दूनी 18 और ये 8 दूनी 16, 98 हो जाएगा। नीचे में बच रहा है 7 और 4, ये उधर चला जाएगा। तो a² की मान, जो a² की मान है वो कितना हो जा रहा है, तो 98 गुना 7 गुना 4, ये a² ही रहने दिया जाए, क्योंकि आपको जो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालना है हम लिख दिए, एरिया लिख दिए है, क्या होगा तो √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। बच्चे भुजा स्क्वायर का मतलब a², और a² की मान आ रखा है कितना 98 गुना 7 गुना 4, 4 से 4 ये समाप्त हो जाएगा। अब इसे अगर गुना करोगे तो 8 7 56, ठीक है, कि 6 बाकी हाथ में 5, 9 7 63 और 5 आप मुझे बताओगे ये 58 होगा।
सॉरी 63 और 5 आपका कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। हाँ √3 आंसर क्या हो जाएगा बउआ ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, जबरदस्त लेवल था। जो भी क्वेश्चन है आपका एकदम जो बिहार पुलिस में पूछा जाता है उसी लेवल का है। टेस्ट कितना बजे से होता है सर बताएंगे? टेस्ट कितना बजे से होता है बच्चे लोग पूछ रहे, एक बार मैसेज कर दीजिए वहां पे। देखोगे बुआ ये भी अपने आप में बेहतरीन क्वेश्चन है। बोला गया एक पिता और उसकी पुत्र की वर्तमान आयु का योग दिया गया 99 वर्ष है। जब पिता अपने बेटे की उम्र के थे तब उनकी उम्र उस समय बेटे की उम्र की 4 गुना थी। पुत्र और पिता की वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करें। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। अब सुनने का प्रयास करोगे। मान लेते हैं कि फादर का उम्र, पिता का उम्र जो है x वर्ष और सन की उम्र, बेटे की उम्र y वर्ष। कितना वर्ष मानते हैं? y वर्ष मान लेते हैं। बच्चे बोला गया है, सुनोगे, ये तो योगफल 99 दिया गया, प्रेजेंट में हमने मान लिया। बोला गया जब पिता अपने बेटे की उम्र में थे। अब कब थे पिता अपने बेटे की उम्र में? मुझे तो कुछ मालूम नहीं है, तो हम कुछ ना कुछ मान लेंगे। क्या मानेंगे? तो t वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले या 20 वर्ष पहले पिताजी जो थे वो अपने बेटे की उम्र में रहे होंगे। तो हम मान लेंगे कि t वर्ष पहले की कहानी हो रहा है। इनके पिताजी जो है t वर्ष पहले, तो x माइनस टी, अभी प्रेजेंट में x है पिता का उम्र, तो t वर्ष पहले का मतलब x माइनस टी वर्ष पहले ये किसके उम्र के थे? तो बेटे की उम्र का। तो बेटा का उम्र कितना है? y है। ये एक इक्वेशन आपके पास आ गया। अब बोला गया है कि पिता अपने बेटे के उम्र के थे तब उनकी उम्र उस समय अपने बेटे के उम्र की 4 गुना थी। अब सुनोगे, जब इनकी आयु जो है बेटे की उम्र का था तो कब था ये? तो t वर्ष पहले। तो ये अगर t वर्ष बैक जाएगा पिताजी, तो बेटा भी t वर्ष बैक जाएगा, पीछे जाएगा। अरे 5 वर्ष पहले पिता का उम्र जो होगा, अगर पिता में से 5 वर्ष घटेगा तो बेटे भी 5 वर्ष छोटा होगा। तो t हमने पिताजी में घटाया तो बेटे में भी y माइनस टी वर्ष का बेटा उस समय था। बोला गया पिताजी उस समय बेटे के उम्र के 4 गुना थे। यहां से बोला गया 4 गुना। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बुआ, ये 4 गुना कर दिया गया है। अब बताओ x माइनस टी बराबर में ये गुना करोगे तो 4y माइनस में 4t। ठीक है बच्चे, ये t उधर घट जाएगा, 4 को y को इधर ले आइए, तो x माइनस 4y या y रहने दिया जाए, हाँ ले आओ, सबसे बढ़िया ले आओ। ये हो जाएगा 4y माइनस में, ये 4t था, माइनस में t उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस 4t प्लस t, तो माइनस 3t हो जाएगा। बच्चे यहां से t की मान यूज कर लीजिए, तो t की मान यहां से क्या होगा? t को उधर भेजोगे तो प्लस हो जाएगा, और ये y को उधर भेज दो तो x माइनस वाई हो जाएगा। तो जहां t है वहां पे आप प्रयोग कर सकते हो x माइनस वाई का। यहां से देख लोगे ये हो जाएगा x माइनस 4y बराबर में यहां से माइनस 3t है, तो t की मान हम प्रयोग करेंगे x माइनस वाई। बच्चे अभी आराम से समझेंगे आप, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ये चला जाएगा माइनस 3x, माइनस में माइनस से माइनस ये प्लस हो जाएगा 3y, ये इधर आएगा तो ये प्लस 4x हो जाएगा, और ये माइनस वाले y उधर जाएगा, 4 3 7y हो जाएगा। बच्चे अब बताओगे y को इधर ले आओ तो x बाई वाई हो जाएगा, तो 7 4 उधर चला जाएगा, बट्टा में 4। पिता का उम्र अगर 7 होगा तो बेटे की उम्र 4 होगा। तो पूछा गया है कि बेटे का उम्र मतलब पुत्र और पिता की वर्तमान आयु का अनुपात बताना है। तो बताओगे पुत्र और पिता की उम्र, पुत्र का माने तो y माने थे और पिता का x माने थे। पुत्र का आ गया 4 और पिताजी का आ गया 7, तो 4:7। इसका अगर शॉर्टकट से बनाना चाहोगे तो नहीं बनेगा। चलिए बुआ आगे बढ़ते हैं। देखिए कैसे नहीं बनेगा इस क्वेश्चन को। अब आप देख लिए कि बेसिक मेथड से कैसे बना। हम आपको सेकेंडों में क्वेश्चन को बताते हैं।
बोलो हाँ या ना। अरे बताए या नहीं बताए, सुनोगे। बोला कि वर्तमान उम्र का योग 99 है। एक बार देख लो, ऐसा भी हो सकता है कि ये 99 जो है, दोनों को पिताजी और बेटे को जोड़ोगे तो 99 आना चाहिए, और वर्तमान उम्र का ही अनुपात पूछा है। तो बच्चे देखो कौन सा ऑप्शन में जोड़ने के बाद 99 को पुनः रूप से विभाजित कर देगा, क्योंकि जोड़ने के बाद 99 तो यहां भी जोड़ने के बाद ये पूरा पूरा कटना चाहिए। तो बताओगे ये अगर आप कितना है 3 और कितना 8 3 11 हो जा रहा है, ये भी कट जाएगा। 7 4 11 ये भी कट जा रहा है। ये समस्या दोनों में फंस जाओगे। तो आप यहां पे शॉर्ट तरीका नहीं लगेगा, आपको पूरा का पूरा लगाना होगा, पूरा का पूरा लगाना होगा, शॉर्टकट नहीं लगाओगे। 8 3 अगर ये कुछ अलग रहता तो बन जाता, ठीक है, तब तो इससे कटता, इससे नहीं कटता तो बन जाता। इससे भी तो 5 ये नहीं कट रहा है, ये होगा 8 5 13, इससे भी नहीं कट रहा है। तो हमारा लेकिन 2 ऑप्शन से कट रहा है, तो इससे अच्छा है बेसिक आप करोगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये बताओगे, बोला गया है एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। यदि अंश और हर में 4 की वृद्धि की जाती है तो इस प्रकार भिन्न 4/5 के बराबर होती है। मूल भिन्न ज्ञात करें। एक बात आप मुझे बताने का प्रयास करोगे। बोला गया है कि अंश जो है हर से छोटा है। बउआ आप बताओगे अंश ऊपर होता, हर नीचे होता है। आप बताओगे अंश से 3 अधिक है, कौन? हर। अगर अंश को हम मानते x और हर हो गया 3 अधिक तो x + 3 हो जाएगा। बोला जाता हर और अंश दोनों में 4 की वृद्धि किया जाता है। इसमें भी 4 का वृद्धि करोगे, इसमें भी 4 का वृद्धि करोगे तो ये हो जाता 4/5। इसको गुना करोगे तो ये 5x हो जाएगा, ये 4 5 20, ये जुड़ जाएगा 7 होगा। इसको उधर लेके जाओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 4x हो जाएगा। इसमें गुना होगा 4 और 3, 7 में 4 से गुना करोगे 28 हो जाएगा। 4x घटेगा 5 में से x बचेगा, ये 8 हो जाएगा। तो x की मान 8 हो गया। मतलब जो अंश हमने x माना था, अंश x होगा और 3 अधिक हर होगा, तो 8 और 3 अधिक कितना हो जाएगा? 11। ऑप्शन से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए। इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे बच्चे। इसको सॉल्व करते सबसे पहले इसको नीचे से सॉल्व करते। इसकी मान बताओ सर। 2 दूनी 4 और 1 5, सर 5/4। लेकिन इसको रहने दिया जाए, ऊपर में 2 है, ये नीचे वाला चीजें ऊपर चला जाता है। तो यहां से हमारा क्वेश्चन क्या बना सर? 3 प्लस में ये 4 ऊपर जाएगा, तो बताओ 4 दूनी 8/5। इसको फिर सॉल्व करोगे सर 5 3 15, ये 4 दूनी 8, ठीक है। ये 4 नीचे में कहां से आ गया? सॉरी गलती हो गया। पहले देखोगे आप इसको सॉल्व करोगे, 4 दूनी 8, 8 और 1 5, ये वाली मान को ऊपर में क्या हो गया? 5/2, नीचे 2 होगा, हमने 4 लिख दिया था, और इसके ऊपर में 2 है, अब जाकर ये 4 होगा। तो यहां से ये बचा, क्या बचा? 3 प्लस में ऊपर में 2 दूनी 4 हो जाएगा बच्चे, और नीचे में 5, और इसके ऊपर में भी 1 है। इसको सॉल्व करोगे 5 3 15 और 4 19, तो 1 बट्टा हो जाएगा 19 बट्टा नीचे में 5, फिर ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो 5/19 आंसर हो जाएगा। 5/19 ये हो जाएगा। बच्चे बहुत सारे बच्चे को इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन रहता है कि सर थोड़ा मोड़ा इधर उधर हुआ गलती हो जाएगा, ठीक है। 5/2 होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। सुनोगे बुआ, ध्यान दोगे। इस क्वेश्चन को डायरेक्टली कैसे करेंगे? तो ये क्वेश्चन आप डायरेक्टली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। करने के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा। हम कहते हैं कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहे, जैसे 1 रहता तब तो इजी होता, लेकिन यहाँ पे 2 है, थोड़ा मुश्किलें बढ़ जाएगा, थोड़ा और टफ हो जाएगा। तो आप एक बार इसको इसमें गुना करके जोड़ोगे, ठीक है, फिर नीचे वाली चीजें पुनः ऊपर चला जाता है, फिर इसको अलग लिख लोगे जैसे हमने लिखा। लिखने के बाद इसको सॉल्व करोगे और फिर नीचे वाले जो चीजें था उसको ऊपर कर दोगे, आंसर आ जाएगा। थोड़ा और लंबा रहेगा
तो आप उसी तरीका से करोगे, थोड़ा और लंबा रहेगा तो इसको डायरेक्टली शॉर्टकट में भी करते हैं। तो डायरेक्टली शॉर्टकट में जब लंबा आएगा तो हम आपको बताएंगे वहां पे कैसे किया जाता है, क्योंकि इसमें जो है यहां पे ज्यादा लंबा देगा तो ये एक है, यहां भी एक, यहां चीजें अलग अलग रहेगा लेकिन सभी जगह एक एक रहेगा, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते, लास्ट क्वेश्चन मैथ्स का है। बोला 30 परिणामों का औसत 20 है और अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है, इन सभी परिणामों का औसत क्या होगा? आप सुनने का प्रयास करोगे। बउआ औसत बराबर में होता है योगफल बटा संख्या। क्या? योगफल बटा संख्या। आप जानते जितना योगफल होगा, और एक बात ध्यान रखना है कि औसत जो होता है वो प्रत्येक बच्चा पे होता है। कितने पे होता है? पर बच्चा पे होता है। तो एक बात बता, 30 परिणामों का औसत 20 है। एक बात बताओगे, 30 गो व्यक्ति है, 30 आदमी है, उसकी औसत 20 है, मतलब प्रत्येक व्यक्ति का 20-20 है। तो 30 आदमी हमारे पास है, तो टोटल योगफल कितना हुआ? तो 3 दूनी 600, टोटल योगफल 600 हुआ। 20 परिणामों का औसत 30 है, तो टोटल कितना हुआ? 3 दूनी 600, यहां से भी 600, तो कुल योगफल कितना होगा? 6×6 1200। और आदमी कितना हो गया? यहां से 20 परिणाम था, सॉरी यहां से 30 परिणाम था और यहां से 20 परिणाम है। 30 और 20 संख्या कितना हो गया? 50। बच्चे इसको भाग दे देंगे, कटेगा 24 पंचे 120, तो हमारी जो औसत आना था वो कितना आ गया? 24 आ गया। चलिए, मैथ्स का जो है क्लास यहां पे समाप्त हुआ। अब आएंगे सर जो है। कैसा लगा ये बताओगे बउआ? कोई दिक्कत है तो बताओगे आप मुझे। आइए सर। हो गया? हेलो, ठीक है। हेलो, सेशन स्टार्ट करते हैं। जीके से स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देखते हैं, मजलिस किस देश की संसद का नाम है? हमसे पूछ रहा है मजलिस, जैसे पार्लियामेंट, किस देश का नाम है? तो देखिए, मजलिस जो है वो मालदीव एवं ईरान का है, ठीक है। मगर यहां पे एक चीज याद रखिएगा, मालदीव और ईरान दोनों का है। मालदीव के संसद को पीपुल्स मजलिस बोला जाता है, पीपुल्स मजलिस, ठीक है। और ईरान के संसद को मजलिस बोला जाता है, ठीक है। अब मालदीव के बारे में जान लेते हैं। मालदीव का राजधानी कहाँ है? माले, ठीक है, माले। यहां पे कौन सा मुद्रा, कौन सा है इनका मुद्रा? है मालदीवियन रुफिया, मालदीवियन रुफिया, ठीक है। और यहाँ के प्रेसिडेंट जो सबसे ज़्यादा अभी इंडिया में चर्चित हुए हैं, चर्चा में आए थे, इनका नाम है मोहम्मद मुइजू, मोहम्मद मुइजू। और ये चर्चा में क्यों आए थे? क्योंकि भारत के प्राइम मिनिस्टर लक्षद्वीप चले गए थे, तो इनको लगा कि हमारे देश को खतरा है। भारत के प्राइम मिनिस्टर जो गए हैं, टूरिज्म पे चलता है ना इनका देश, इसीलिए, ठीक है। अब ईरान के बारे में जानते हैं। ईरान के भी संसद का नाम मजलिस है, ठीक है। ईरान में अभी नए राष्ट्रपति बने हैं, ईरान में नए राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है।
मसूद, ठीक है, मसूद पेजेस्कियान, ये उदारवादी इनको बोला गया है। पहले थोड़ा ज्यादा ये लिबरल हैं पहले वाले से। और ये क्यों बने हैं? इसलिए बने हैं क्योंकि इब्राहिम रईसी का मृत्यु हो गया था हवाई दुर्घटना में। इब्राहिम रईसी का मृत्यु हो गया था हवाई दुर्घटना में, ठीक है। अब देखिए इस देश के बारे में भी जान लेते हैं। ईरान की राजधानी कहां पे है? तेहरान। यहां पे कौन सा मुद्रा चलता है? मुद्रा चलता है रियाल। पार्लियामेंट का नाम पता ही चल गया, मजलिस। अब देखिए यहां पे प्रेसिडेंट भले ही मसूद पेजेस्कियान हैं जो नए नए बने हैं, मगर यहां पे सबसे ज्यादा पावरफुल लीडर बोला जाता है खुमैनी। सर्वोच्च नेता उसे बोला जाता है खुमैनी। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ए। सेकंड देखते हैं हम लोग, ठीक है। व्हाइट पेपर भारत के अतिरिक्त अन्य किस देश का एक सरकारी दस्तावेज है? व्हाइट पेपर ये भारत में भी है। भारत सरकार आज से कुछ दिन पहले, चुनाव से पहले ये लाई भी थी, ठीक है, ये लाई भी थी व्हाइट पेपर। इसका मतलब होता है ये सरकार नीति प्लस अपने जो आने वाले जो कोई भी काम है उसके लिए व्हाइट पेपर लाती है, ठीक है, हाईलाइट करने के लिए, नीति को हाईलाइट करने के लिए, ठीक है। और ये भारत में, भारत के साथ ब्रिटेन जिसका नाम है यूके, ब्रिटेन नहीं यूके याद रखिएगा, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। यहां पे भी अभी प्राइम मिनिस्टर चेंज हुआ है। यहां पे हुआ है कीर स्टारमर, ठीक है। वो ऋषि सुनक इससे पहले थे, भारतीय मूल के थे। ऋषि सुनक के बाद कीर स्टारमर, ये हारे हैं ऋषि सुनक, ठीक है। अब चलिए लेबर पार्टी के हैं। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कौन से पार्टी का सत्ता आया है तो लेबर पार्टी, ठीक है। चलिए तो यूनाइटेड किंगडम बी आंसर। ब्रिटेन, फ्रांस में चलता है येलो, येलो, ठीक है। अब चलिए थर्ड देखिए, मुखबरात निम्नलिखित में से किस देश की एक गुप्तचर संस्था है? गुप्तचर संस्था के बारे में है, जैसे भारत में इंडिया का जो है रॉ है, ठीक है, पाकिस्तान का आईएसआई, अमेरिका का CIA, ये सब है। वैसे ही ये किस देश का है? तो मुखबरात, मुखबरात मिस्र का है, ठीक है, मिस्र का। और इसी से एक मिलता जुलता नाम है अल मुखबरात। मुखबरात, अल मुखबरात जो कहां का है? तो वो है इराक का, वो है इराक जिसका राजधानी है बगदाद, ठीक है। और मिस्र में अभी राष्ट्रपति कौन है? अल-सीसी, अल-सीसी, अब्देल फताह अल-सीसी, ठीक है। तो मिस्र आंसर हमारा हो जाएगा सी। चलिए इसी के मिलते जुलता नाम है, ठीक है, अल मुखबरात, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए फोर्थ में क्या है? नए रुपये के मूल्य वर्ग नोट के पीछे किस आकृति, जैसे हम लोग रुपये रखते हैं ना, उसके पीछे में कौन सा आकृति है? 20 रुपये पर, तो 20 पर हमारा है, ये तो 2000 पे है, ठीक है। मंगलयान 2000 पे, ठीक है। सांची स्तूप है, ठीक है। चलिए एलोरा की गुफा, रथ के हम्पी, ठीक है। चलिए डी है, हाँ हाँ डी है। चलिए नेक्स्ट जो है सांची स्तूप, ये पता ही है,
अब फिफ्थ में क्या है, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी आयोग को किस वर्ष का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है? नोबेल शांति पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार। देखिए यहां पे 1981 है, ठीक है, ये आंसर सही है, मगर इसको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, 2 टाइम। एक तो 1954 में, एक 1981 में। 1954 में मिला था इनको, यूएन को, शरणार्थी जब घायल हो जाते हैं उसके सहायता के लिए, जब प्रॉब्लम होता है उनको तब, ठीक है। और 1981 में इनको मौलिक अधिकार दिलाने के लिए, शरणार्थी को मौलिक अधिकार दिलाने के लिए, ठीक है, और इसमें शरणार्थियों के सहायता के लिए इनके एक महासचिव को भी मिला, 2 मिला है, मगर एक कोफी अन्नान सबसे फेमस है, कोफी अन्नान, उनको भी मिला है, ठीक है। तो आंसर हमारा 1981 होगा, मगर दोनों याद रखना है, 1954 और 1981, बी आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, किस राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य कर दिया है? डिजिटल हस्ताक्षर मतलब इससे करप्शन भी दूर होगा या चोरी भी, जैसे कोई भी ऑफिस में जा रहा है अधिकारी, डिजिटल हस्ताक्षर होगा तो उसका टाइम पता चल जाएगा कि इस टाइम पे ये आए हैं, ठीक है, उससे कामकाज में सुविधा होगा। तो सबसे पहले देखिए सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल अनिवार्य किया है जम्मू कश्मीर में, ठीक है, 1 जून 2024 से। यहां पे उपराज्यपाल कौन है अभी? मनोज सिन्हा, ठीक है, ये यूटी है, पहले स्टेट हुआ करता था, फुल फ्लेज्ड स्टेट हुआ करता था, ठीक है, अब यूटी हो गया है, 2 टुकड़ा में टूट गया, एक J&K जम्मू एंड कश्मीर और एक लद्दाख, ठीक है। लद्दाख और में कुछ नहीं है, वहां पे शासन चलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2024 में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो आंसर डायरेक्ट देखते हैं हम लोग, आंसर ये है बी, ये फुटबॉल से संबंधित हैं, फुटबॉल से संबंधित हैं। कहां की हैं? तो बार्सिलोना, स्पेन, ठीक है, ठीक है, चलिए 21 हो गया, एताना बोनमती, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है, चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? चित्तौड़ जो है उसमें विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? तो चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने कराया था। राणा कुंभा कब करवाया? तो 1440 से 48 के बीच में। क्यों करवाया था? 1440 से 48 के बीच में हुआ था, ठीक है। देखिए यहां पे एक सांगरपुर जगह है, वहां पे युद्ध हुआ था। सांगरपुर के युद्ध में जीत प्राप्ति के बाद, ठीक है। और याद रखिएगा सांगरपुर जीत में महमूद खिलजी को हराया था, ठीक है। सांगरपुर के युद्ध में जीत प्राप्ति के बाद महमूद खिलजी को हराया था राणा कुंभा 1440 से 48 ईस्वी में, ठीक है। राणा कुंभा, ठीक है। चलिए सी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए क्या है, अकबरनामा किसने लिखा है? अकबरनामा लिखा है किसने? अबुल फजल, ठीक है। अबुल फजल
अबुल फजल से याद रखिएगा, ये नवरत्न में शामिल था, नवरत्न में शामिल, ठीक है। नवरत्न, अकबर के 9 नवरत्न थे ना, उसमें ये शामिल था। पहला में मानसिंह का याद रखिएगा। नवरत्न कौन कौन थे? मानसिंह था, तानसेन था, टोडरमल, ठीक है, तानसेन, टोडरमल। उसके बाद देखिए अबुल फजल, हैजी, हकीम हुकाम, मुल्ला दो प्याजा, ठीक है। उसके बाद अब्दुल रहीम खाने खाना, ठीक है, ऐसे ही था। तो आंसर होगा हमारा सी, अबू फजल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, स्थापना 1885, किसके मदद से? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है। इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट का नाम WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। देखिएगा ये हिंदू याद रखिएगा ऐसे। सेकंड में दादा भाई नौरोजी, ठीक है, ये 1886। 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। और जॉर्ज यूल 1888 में बना था, ठीक है, जॉर्ज यूल। उसके बाद बना था विलियम वेडरबर्न, ठीक है। पहले बने थे जॉर्ज यूल। तो क्वेश्चन अगर पूछे कि पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन, तो जॉर्ज यूल, 1888 में जॉर्ज यूल बना था। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए, पहला। देखिए पहला मुस्लिम, अगर कभी भी क्वेश्चन पूछेगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, तो बदरुद्दीन तैयब जी। पहला पारसी कौन था, तो दादा भाई नौरोजी, ये 2 बार बने थे। पहला अध्यक्ष WC बनर्जी, ठीक है। और पहला अंग्रेज तो जॉर्ज यूले, ठीक है। आंसर ये हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या है? भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी किस शहर में, जलवायु घड़ी किस शहर में स्थापित किया गया है? तो दिल्ली में CSIR के हेडक्वार्टर में किया गया है, पृथ्वी दिवस के दिन। पृथ्वी दिवस के दिन ये कब है? होता है 25 अप्रैल, ठीक है। पृथ्वी दिवस के दिन में ए, दिल्ली, CSIR हेडक्वार्टर। दिल्ली में हुआ है बाबू, CSIR हेडक्वार्टर में हुआ है पृथ्वी दिवस के दिन पे, सबसे बड़ा जलवायु घड़ी, ठीक है। नेक्स्ट कौन है? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 किस महीने में शुरू किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था 8 अगस्त 1942, इसीलिए इसे अगस्त क्रांति भी बोला जाता है, अगस्त क्रांति। इसके अगुआ कौन थे? मोहनदास करमचंद गांधी या महात्मा गांधी, ठीक है। 8 अगस्त 1942। और इसी में एक नारा आया था, करो या मरो, डू और डाई, करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन में ही करो या मरो का, ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी, ठीक है। अगस्त क्रांति के नाम से भी इसे जाना जाता है। ओके, हाँ हाँ 22 अप्रैल है, ठीक है। 25 अप्रैल वो हो गया, 22 अप्रैल है, ठीक है।
वो मिस हो गया। चलिए पीछे कर दे क्या? हाँ हाँ, यहाँ पे 22 अप्रैल हो जाएगा। ठीक है, करो या मरो, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कौन सा है? गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? गांधी जी किस माता भगवत गीता को गांधी जी ने कहा था, भगवत गीता। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा सी, गीता को माता कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नामक नाटक की रचना की है? नील दर्पण, नील के खेती से संबंधित है, नील के किसानों से संबंधित इन्होंने किया था। दीनबंधु मित्र। ठीक है, ये आंसर है डी, दीनबंधु मित्र। बंकिम चंद्र चटर्जी, वंदे मातरम। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर, सबसे फेमस में आता है गीतांजलि। यही ना लिखे हैं आमार सोनार बांग्ला, जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है, आमार सोनार बांग्ला। ठीक है, ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। ठीक है, अब देखिए शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, इसके बारे में कहा जाता है कि इनके एक बुक से, देवदास जो फिल्म बनी है, इन्हीं के बुक से रिलेटेड है। देवदास इनसे ही रिलेटेड है। ठीक है, तो आंसर हमारा नील दर्पण डी, दीनबंधु मित्र। नील के किसानों, नील के खेती जो हो रहा था बंगाल में, उस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह कहा जाता है? कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह, तो प्रथम किसान विद्रोह जो हुआ था ना, वो बंगाल में नील के विद्रोह। यहां पे नील के जो खेती कर रहे थे किसान, उन्होंने बंद कर दिया, किसान खेती करना बंद कर दिया था। ठीक है, कामकाज ठप कर दिया था, तो नील विद्रोह। और उस विद्रोह का नेता का नाम है, देखिए नादिया जिला है, यहां पे हुआ था ये विद्रोह, बंगाल में नादिया जिला है। विद्रोह के नेता हुए थे विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास। ठीक है, विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास। बंगाल में नील विद्रोह हुआ था, जबरदस्ती खेती करवाया जा रहा था। ठीक है, नील का, तो आंसर हमारा सी। 27वें नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। कानपुर में 1857 का नेतृत्व बहुत लोगों ने किया था अपने अपने जगह पे, विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास। ठीक है, 1857। ठीक है, अब देखिए कानपुर में जीनत महल, जीनत महल के बारे में जानते हैं, बहादुर शाह जफर की बीवी थी, बहादुर शाह जफर की पत्नी। ठीक है, सेकेंड देखते हैं बी ऑप्शन, ये बख्त खां, ये सेनापति था बहादुर शाह जफर का, जो दिल्ली में नेतृत्व, नाम मात्र का बहादुर शाह जफर था, कमान इनके हाथ में था, बख्त खां के हाथ में। ठीक है, दिल्ली। तात्या टोपे और नाना साहेब, तात्या टोपे ग्वालियर में और नाना साहेब कानपुर में। ठीक है, ऐसे ही झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, बिहार में जगदीशपुर या आरा, बिहार में बाबू कुंवर सिंह,
कुंवर सिंह, लखनऊ या अवध में बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। इनके भी बेटे को हटा दिया था ना, बेटा का नाम बिरजिस कादिर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए क्या है, तुजुके बाबरी एवं मसनवी साहित्यिक कृतियां किसकी थी? तुजुके बाबरी, तुजुके बाबरी मतलब बाबरनामा, बाबरनामा। और बाबरनामा क्या है? आत्मकथा है। किसका? बाबर का। आत्मकथा, बाबर, बाबर का आत्मकथा, ठीक है। बाबर की आत्मकथा है, कौन से भाषा में है? तो तुर्की भाषा में। बाबर कौन था? मुगल वंश का संस्थापक, फाउंडर। पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध के बाद, पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद ये सत्ता काबिज किया था 1500, ठीक है। मुगल वंश का संस्थापक। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, बाबर। बाबर की थी, मसनवी भी और तुजुके बाबरी, बाबरनामा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विषुवत रेखा है, देखिए विषुवत रेखा तो पृथ्वी ऐसा है, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा को ही तो भूमध्य रेखा बोला जाता है, ठीक है। वो क्या करती है? पृथ्वी को, उत्तर और दक्षिण ध्रुव को बीचों बीच पृथ्वी के घूमने वाली काल्पनिक रेखा है। एकदम ये सही है, बी आंसर होगा। काल्पनिक रेखा है उत्तर और दक्षिणी ध्रुवों के बीचों बीच पृथ्वी के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। निम्नलिखित में से कौन से बराबर वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं दर्शाती है? बराबर वर्षा वाली, ठीक है, बराबर वर्षा वाली जोड़ने वाली रेखा है। आंसर है आइसोहाइट्स, ठीक है, आइसोहाइट्स। देखिए अब क्वेश्चन आया हमारे पास, 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है, 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है। ये इंडो और बांग्ला का जो है ना, बांग्लादेश, ये जोड़ता है इंडो बांग्लादेश को। 2011 ईस्वी में भारत ने लीज पर दिया था, जिससे भूमि से कनेक्ट हो जाए एक दूसरा, ठीक है। इसीलिए 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है हाँ, बांग्लादेश और भारत को, ठीक है, कनेक्ट करने के लिए ये दिया गया था। बांग्लादेश और पाकिस्तान को तो नहीं ही होगा ना, ठीक है, बांग्लादेश और भारत को है, तो डी आंसर है। 2011 में भारत ने इसे लीज पर दिया था, ठीक है, कॉरिडोर है एक। चलिए क्या है, निम्नलिखित में से कहां 17 से 22 जून 2024 तक आयोजित ब्रिक्स गेम्स 2024 की फेंसिंग फॉइल टीम इवेंट में बिहार के आकाश कुमार ने कांस्य पदक जीता है? बिहार के हैं तो याद रखिएगा, बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है तो इनका नाम आएगा, ठीक है। कांस्य पदक जीता था और ये कहां पे हुआ था? तो 17 से 22 जून के बीच में हुआ,
ब्रिक्स एशियन गेम्स, और ये हुआ था कजान रूस में, रसिया में। और ये क्या करते हैं तो तलवारबाजी। आकाश कुमार, आंसर क्या होगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मंगोल प्रजाति की जन्मभूमि है। मंगोल, नाम ही मंगोल से मंगोलिया याद आ जाएगा। ठीक है, मंगोलिया, चीन, रूस, ये जन्मभूमि है। मगर हमारे पास यहां पे ऑप्शन चीन का है, तो चीन आंसर होगा सी। और इसी मंगोल प्रजाति के चंगेज खां, चंगेज खां। ठीक है, मंगोल प्रजाति, मंगोलिया आज भी है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 पर स्थित नहीं है? NH7 पर स्थित नहीं है। NH7 कहां से कहां है तो श्रीनगर से कन्याकुमारी। श्रीनगर से कन्याकुमारी, इसका लंबाई 3745 किलोमीटर। ये सबसे लंबा है रोड। ठीक है, और इसमें कोयम्बटूर नहीं आता है। डी, सभी आते हैं मगर कोयम्बटूर नहीं आता है। ठीक है, सबसे लंबा है। कभी भी क्वेश्चन पूछे तो NH7 लगा देना है। क्या है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 27 जून 2024 को बिहार के किस जिले के वाल्मीकि नगर में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर अतिथि परिषद का उद्घाटन किया? वाल्मीकि नगर कहां पे है? वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व भी है ना। ठीक है, टाइगर रिजर्व भी है। तो पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि नगर है, तो आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं? चंदन की लकड़ी का वन सर्वाधिक कहां पाया जाता है? ठीक है, तो चंदन की लकड़ी भारत में सबसे ज्यादा कहां पे होता है? भारत में चंदन की लकड़ी कर्नाटक में। और कर्नाटक में आप देख लीजिए कौन सा है, असम की पहाड़ी नहीं है शिवालिक, कर्नाटक में नीलगिरी की पहाड़ी है। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियों में। और चंदन ही कर्नाटक का राज्य वृक्ष भी है। राज्य वृक्ष भी, ठीक है, कर्नाटक का चंदन के लिए। कहीं कहीं और पाया जाता, मगर सबसे ज्यादा कर्नाटक में ही पाया जाता है चंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानचित्र रचना में अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का उपयोग सर्वप्रथम किस देश के विद्वानों ने किया था? अक्षांश एवं देशांतर, देखिए यहां पर आंसर होगा यूनानी। यूनानी, देखिए इसमें क्या होता है, एक तो टॉलमी का नाम भी आता है, एक और नाम आता है एरोटोस्थनीज का भी नाम आता है। मगर हमसे क्या पूछ रहा है? यूनानी विद्वान, तो हमको आंसर दे देना है डी, यूनानी विद्वान। यूनान के विद्वान ने ही सबसे पहले उपयोग किया था। ठीक है,
डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की तट रेखा कुल लंबाई लगभग है, भारत में जो तट रेखा है उसका कुल लंबाई कितना है? तो कुल लंबाई है 7516 किलोमीटर। ठीक है, इसमें देखिए क्या है, 7516 में कौन कौन होगा? महाराष्ट्र हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, वेस्ट बंगाल हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, दमन दीव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तमिलनाडु हो जाएगा, यही सब, केरला भी हो जाएगा, अंडमान भी हो जाएगा, ये सब आ जाएंगे 7516 किलोमीटर में। ठीक है, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई 7516 किलोमीटर। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है? भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है? तो न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है सर्वोच्च न्यायालय को। ठीक है, और ये हमने कहां से लिया है? तो यूएसए से। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय यूएसए से लिया है हमने। ठीक है, आंसर डी। कभी भी पूछे न्यायिक समीक्षा का अधिकार कहां से आया है? सर्वोच्च न्यायालय से। ठीक है, क्या है? एक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों में शामिल है, जैसे हम लोग नागरिक हैं ना, उसमें क्या शामिल है? हमसे देश क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? तो देश एक्सपेक्ट क्या करता है? देखिए, संविधान, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय उद्गीत के प्रति श्रद्धा। ठीक है, संविधान और राष्ट्रीय श्रद्धा, संविधान को हम लोग क्या करें? श्रद्धा के भावना से देखें। राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गीत को भी श्रद्धा के भाव से गाएं, जैसे गा रहे हैं राष्ट्रीय गीत तो खड़े हो जाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति, ये तो नहीं होगा, राष्ट्रपति के प्रति श्रद्धा, सरकार के प्रति श्रद्धा, आप आलोचना करिए, कोई बात नहीं है। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा, संविधान, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय उद्गीत के प्रति श्रद्धा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या है? हमारे राष्ट्रीय ध्वज पर अंकित सत्यमेव जयते, मतलब सत्य की ही जीत हो, लिया गया है। कहां से लिया गया है? ठीक है, तो कहां से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद, ए से, मुंडकोपनिषद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? सही नहीं है पूछ रहा है हमसे। संसद के किसी भी सदन में विनियोग विधेयक में संशोधन प्रस्तावित नहीं हो सकता। चलिए, विनियोग अधिनियम में विनियोजन के अंतर्गत होने के लिए भारत की संचित निधि से धन नहीं निकाला जा सकता। अन्य विधेयकों के असमान वित्त विधेयक को केवल लोकसभा में ही पारित होना आवश्यक है, नहीं, राज्यसभा में भी, राज्यसभा में भी जाती है। ठीक है, और वित्त विधेयक कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 110। ठीक है, अन्य विधेयकों, तो आंसर हमारा सी होगा। वित्त विधेयक केवल भारत के राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही प्रस्तुत किया जा सकता है, नहीं। ठीक है, वित्त विधेयक ऐसे ही आता है। अन्य विधेयकों के आंसर सी होगा। क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। लोक कल्याणकारी राज्य मतलब भारत में जो सरकार चल रही है उसका क्या उद्देश्य है, एक तरह से ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, लोग, या बिहार में कोई सरकार चल रही है उसका क्या उद्देश्य है? क्या पूछ रहा है? समाज के कमजोर वर्गों का कल्याण करना, एकदम सही है। समाज के अल्पसंख्यकों वर्गों का कल्याण करना, ठीक है। समाज में उत्पादन के समस्त साधनों को राज्य के नियंत्रण में लाना, एकदम गलत है। क्यों लाएगा? समस्त नागरिकों को जीवन स्तर में सुधार लाना, ये आंसर होगा।
समाज के एक वर्ग को कभी भी सरकार बढ़ावा नहीं देगी, ठीक है। समाज में मतलब एक तरह से समझिए सरकार क्या है, माँ बाप है, और उसके लिए सभी बच्चे एक समान हैं। तो वैसे ही सरकार के लिए सभी नागरिक एक समान हैं, इसीलिए आंसर हमारा हो जाएगा समस्त नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाना। अब सरकार का काम है ना रोड बनाना, लाइट देनी, शिक्षा व्यवस्था का सुदृढ़ करना, ठीक है, मेडिकल देना, फैसिलिटी क्या है। भारत के प्रधानमंत्री का वेतन व भत्ता तय होता है, मंत्रिपरिषद का जो होता है मंत्री अधिनियम से, वो तो संसद के द्वारा तय होता है। कभी भी आप देखोगे नहीं कि जब वेतन बढ़ता है तो कोई भी एक दूसरे के खिलाफ नहीं जाता है, सब एक साथ हो जाते हैं, ठीक है। तो आंसर हमारा सी, वेतन व भत्ता तय कौन करता है, संसद के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, ठीक है, पहले मौलिक अधिकार था जिसको 44th जो अमेंडमेंट हुआ था 1978 में, इससे हटाया गया और बाद में इसे वैधानिक बना दिया गया, वैधानिक अधिकार बना दिया गया। और आजकल ये 300A में आता है, तो आंसर हमारे पास बी होगा, ठीक है। वैधानिक अधिकार पहले मौलिक अधिकार में था, बाद में वैधानिक अधिकार हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। भारत में किस प्रकार के शासन प्रणाली है, क्या लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्र तो है, अध्यक्षात्मक नहीं है, संसदात्मक, संसद है ना हमारे यहाँ, राज्यसभा और लोकसभा, लोक और राज्यसभा, ठीक है। तो संसदात्मक हो जाएगा सी, ठीक है। संविधान में शासन प्रणाली है तो संसदात्मक, ठीक है। क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध धार्मिक पहलू से आता है, अच्छा धर्म की स्वतंत्रता से आता है, चलिए ठीक है। तो सी आंसर हो गया। संपत्ति का अधिकार पता ही है, 300A में आता है, समानता का अधिकार पता ही होगा, ठीक है। तो सी आंसर, धर्म की स्वतंत्रता से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, लाल रंग के गुलाब को पीले प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा दिखेगा। लाल रंग के गुलाब को, गुलाब होता है ना, उसको अगर पीले प्रकाश में देखा जाए तो लाल और पीला अगर जब एक जगह होता है तो वो काला हो जाता है, काला, लाल और पीला काला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सूती कपड़े उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में अच्छे माने जाते हैं। उष्णकटिबंधीय मतलब गर्मी के समय में सूती कपड़े अच्छे माने जाते हैं, उसके क्या कारण है। तो इसके कारण है बीज तंतु, मतलब जब फल रहता है उसके आसपास जो बीज रहता है उसी के तंतु से सूती बनता है, ठीक है, सूती बनता है, बीज से ही सूती बनता है, इसीलिए ये अच्छे माने गए हैं। तो आंसर हमारा ए होगा। कपास से बनता है ना सूती, तो कपास के जब देखोगे तो जब वो बाहर निकलने वाला रहता है, मतलब फल में रहता है, तो उसके आसपास बीज होते हैं, उसी से बनता है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया, यहां पे जीके का खत्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग जीएस का देखते हैं। यही है ना,
अच्छा हाँ, देखिए क्या है, एक तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का वितरण निम्नलिखित प्रकार से है, 1s2, 2s2 और 2p5। ठीक है, रासायनिक क्रियाओं में इस तत्व के लिए यह संभावना है कि वह 3 इलेक्ट्रॉन लेता है, गलत, 3 इलेक्ट्रॉन देता है, गलत, 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, हाँ ये सही होगा, सी 1 इलेक्ट्रॉन लेता है। ठीक है, चलिए 11वें नंबर क्वेश्चन से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है, निम्नलिखित विद्युत अपघट्यों में सबसे अधिक आयन किसमें है, सबसे अधिक आयन किसमें है? सबसे आयन अधिक किसमें होगा? तो देखिए, जो घुल जाता है ना, आसानी से घुल जाता है, वो और ज्यादा क्या करता है, अच्छे से आयन बनाता है। ठीक है, तो आंसर तो हमारा देखिए ये भी हो सकता है, मगर ये सबसे, इस पे ध्यान दीजिएगा, और इसके कारण ये सी आंसर होगा, NH4Cl। ठीक है, वो तो NaCl भी जब घुलता है तो Na और Cl में डिवाइड हो जाता है वहां पे जाके, और आयन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, मगर सबसे अधिक अगर करता है तो ये करता है NH4Cl। ठीक है, अब देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड मोल, ये पे ध्यान दीजिए, और पीएच क्या होगा, तो यही है ना। ठीक है, इसको हम जब देखेंगे तो क्या होता है, 10⁻⁴ है ना, वो पहले क्या होता है, इसमें ऐड हो जाता है, और बाद में जब हम पीएच निकालने जाते हैं तो फिर से ये 4 क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, और आंसर हमारा 10 ही रहता है। ठीक है, ये जब ऐड, ये -4 में चला जाएगा। ठीक है, OH Na में ये बाद में ऐड होता है और लास्ट में माइनस ही हो जाता है, इसीलिए हमारा आंसर 10 ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एक जैसी दाब व ताप की स्थिति में निम्नलिखित गैसों में सबसे अधिक घनत्व किसका है, सबसे अधिक घनत्व किसका है? सबसे अधिक घनत्व होता है सल्फर ऑक्साइड का। ठीक है, घनत्व का मतलब समझ रहे हैं ना। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा बी, SO2। नेक्स्ट में क्या है, फलों को जल्दी पकाने के लिए निम्नलिखित में से आप किसे चुनेंगे? फल को, जैसे हम लोग कुछ भी होता है तो केला को जब पकाना स्टार्ट करते हैं, केला को, केला अगर कच्चा है उसको पकाने के लिए क्या दे देते हैं, एथिलीन। ये रंगहीन होता है। ठीक है, एथिलीन रंगहीन होता है, और एथिलीन जब ऑक्सीजन, मतलब वातावरण में ये जब खुलता है, O2 में आता है, तो ये बाद में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में रूपांतरित होता है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का छींट ठंडा होके आता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जब आता है तो वो प्रेशराइज कर देता है और जल्दी पकाता है। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा एथिलीन। संपर्क में आने से, ऑक्सीजन के संपर्क में आने से ही कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण ये पकती ज्यादा जल्दी है। सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? सूर्य का केंद्रीय भाग कोर, कोर कहलाता है। कोर है क्या? फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, आइनोस्फीयर नहीं है, इनमें से डी हो जाएगा, ये आंसर कोर हो जाएगा। ठीक है, फोटोस्फीयर, इसको हम लोग अपने आंखों से देख लेते हैं, ये आयनमंडल के वो में रहता है,
अगर क्वेश्चन अगर पूछ लिया है केंद्रीय भाग क्या है सूर्य का, तो कोर। आंसर इसमें से इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है, डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है, माइक्रो तरंग में तरंग दैर्ध्य की कोटि होती है। माइक्रो तरंग में तरंग दैर्ध्य की कोटि होती है, तरंग दैर्ध्य की कोटि होती है मिलीमीटर, मिलीमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है क्वेश्चन। एमकेएस पद्धति में जी का मान होता है, ग्रेविटी, एमकेएस पद्धति में जी का मान होता है 9.8 मीटर, ठीक है, बी आंसर। ये सब याद रखिएगा, ठीक है, ये सब डायरेक्ट स्टैटिक है। बी 9.8 मीटर पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या है। लकड़ी के एक पिंड का भार W, वेट, आयतन V, जल पर तैरा देने पर पिंड का आपसी भार होगा, ठीक है। अब समझिए, जैसे हम लोग भी नदी में जाते हैं और तैरने लगते हैं तो आयतन क्या होता है, जब हम तैरते हैं तो ऊपर, पानी के ऊपर रहते हैं, इसका मतलब क्या होगा, वैसे ही तो ये भी है लकड़ी, जब इसको तैरा दिए तो ये ऊपर आ गया। लकड़ी तैरने लगता है ना पानी में, क्योंकि ये पानी के आयतन से हल्का हो जाता है, ठीक है, तो 0 हो जाएगा आंसर, डी। तभी भी तैर पाएगा, अगर ज्यादा होगा तो डूब जाएगा। जैसे डूबते कैसे हैं लोग, जब वो पानी पीने लगते हैं, और जब पानी पीते हैं लोग उसके बाद क्या होता है, उनका वेट ज्यादा हो जाता है, जब ज्यादा हो जाता है तो डूबने लगते हैं, ठीक है। अब क्या है, जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है, श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो प्रकाश के सभी अवयव रंग समान चाल से चलते हैं। लाल प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलता है, ये सही है। बैंगनी प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलता है, गलत। प्रकाश के रंग व चाल में कोई संबंध नहीं है, गलत। आंसर हमारा हो जाएगा बी, लाल प्रकाश सबसे अधिक चाल में चलता है, ठीक है, लाल प्रकाश सबसे अधिक चाल में चलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो क्या है, दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर है। इस व्यक्ति के दृष्टि दोष को सुधारने के लिए लेंस की फोकस दूरी का वह प्रवृत्ति होगी। देखिए इस पे तो ध्यान ही नहीं दीजिए, क्या है, हमको क्या याद रखना है, दूर दृष्टि। तो दूर दृष्टि में क्या होता है, उत्तल लेंस, ठीक है, और निकट में अवतल। अब ऑप्शन देखिए, +50, और ये तो नहीं होगा, ये दोनों नहीं होगा, +25। अब यहां पे देखिए 50 सेंटीमीटर है ना, तो 50 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। दूर दृष्टि से पीड़ित, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब एक अदिश राशि है क्योंकि, दाब तो अदिश राशि ही है। मान के चलिए यहां पे मेरे पास अभी बॉल है या कुछ भी है, उसको मैं दबाव दूंगा तो ये किधर भी चला जाएगा। अगर इधर से दबाव दूं तो इधर जाएगा, इधर से दबाव दूं तो इधर जाएगा, मतलब इसके कोई भी दिशा का कोई भी फिक्स नहीं है। जिधर मैं जोर लगाऊंगा उसके अपोजिट में वो जाएगा, तो ये अदिश राशि, ठीक है। अब इसमें क्या है, यह बल एवं क्षेत्रफल का अनुपात होता है। बल का क्षेत्रफल दोनों सदिश हैं, ठीक है। यह बल के परिमाण एवं क्षेत्रफल का अनुपात होता है। यह अभिलंब बल के घटक एवं क्षेत्रफल का अनुपात होता है। अभिलंब बल के घटक एवं क्षेत्रफल का अनुपात, ये सही है, सी आंसर होगा, ठीक है। यह चुने गए क्षेत्रफल के आकार पर निर्भर करता है, नहीं।
आंसर आपको बताया ना, जिधर से दबाव लगाएंगे उसके विपरीत में जाएगा। ठीक है, क्या है? अस्थाई अश्यान असंपीड्य के लिए बर्नूली का समीकरण व्यक्त करता है। बर्नूली का समीकरण व्यक्त करता है। बर्नूली का समीकरण क्या व्यक्त करता है? ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा सी, बर्नूली का। क्या है? वर्षा की बूंदों की गोलीय आकृति किसके कारण होता है? गोल आकृति, वर्षा अभी भी बारिश हो रही है तो उसका गोल आकृति होता है। क्यों? क्योंकि वो क्षेत्रफल बहुत कम से कम ले। ठीक है, कोई वर्षा का जो बूंद होता है वो क्षेत्रफल कम से कम ले, वो उसके किसके कारण होता है? पृष्ठीय तनाव के कारण होता है। पृष्ठ तनाव के कारण ये होता है। ठीक है, वर्षा के बूंदे क्या होता है? क्षेत्रफल कम लेने के लिए पृष्ठीय तनाव के कारण ये गोल होता है। ओम का नियम इनमें से किस पर लागू होता है? यही होता है ना। ठीक है, एसआई मात्रक क्या होता है? ठीक है, ये चालक होता है ना, पॉजिटिव घात्विक चालक। ठीक है, तो आंसर ए। जब एसिटिक एसिड को धीरे धीरे अमोनिया हाइड्रोक्साइड के घोल में डालते हैं तो विद्युत चालकता बढ़ जाती है। क्या है? विद्युत चालकता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। धीरे धीरे अमोनिया हाइड्रोक्साइड के घोल में डालते हैं एसिडिक एसिड को। ये दोनों इसमें इसको जब डालेंगे, ठीक है, एसिडिक एसिड को, तो क्या हो जाता है? जब घोल बनता है, मतलब एक दूसरे में घुलता है, तो विद्युत चालकता बढ़ जाती है। मतलब आयनों की क्या हो जाएगी? संख्या बढ़ जाएगी। विद्युत चालकता जैसे ही बढ़ेगा आयनों की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, क्या है? तत्व जिसका परमाणु अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के लिए अधिकतम बंधुता दर्शाता है। कौन सा ऐसा तत्व है जो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के लिए ज्यादा बंधुपन दिखाता है, दोस्ती दिखाता है? जैसे कोई कोई दोस्त होता है ना, एकाएक जल्दी बंधुता दिखाने लगता है, तो ऐसे में क्या है? फ्लोरीन। फ्लोरीन है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा ऋणात्मक होता है। ठीक है, फ्लोरीन, एफ, आंसर ए। ठीक है, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के लिए अधिकतम बंधुता दर्शाता है, वह है फ्लोरीन। ए आंसर, ऋणात्मक सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए तो इसे चाहिए, बंधु बनाना है इसे। तीस नंबर क्वेश्चन से डायरेक्ट, वो जीके का पार्ट था, वो पहले हो गया है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, 30 से 70 उसके बीच में जीके है। ठीक है, क्या है? जब सोडियम क्लोराइड के सांद्र घोल पानी में विद्युत अपघटन करते हैं तो उसके उत्पाद होते हैं सोडियम क्लोराइड, NaCl। पानी H2O में
जब क्या होता है, विद्युत अपघटन होता है, ऐसे समझिए 2 इसको दे दिए 2H2O, जब इसको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, ऐसे मान के चलिए। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, H2Cl2, H2C4 हो गया, नहीं ये गलत हो गया। उसके बाद देखते हैं H2 3, चलिए ये सही है आपका, बी आंसर हो जाएगा। NaCl सोडियम क्लोराइड, H2O पानी, इसको जब ऐड करेंगे तो ये बनता है, ठीक है, H2Cl2O2 और NaOH, ये बन जाता है, ठीक है। 2 जब लीजिएगा 2NaCl 2H2O, तो ये जब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित नाभिकीय अभिक्रियाओं में से किस अभिक्रिया में अल्फा कणों का उत्सर्जन होता है, Pb यूरेनियम U-238 92, इसके नाभिक से थोरियम में चला जाता है, इसके नाभिक से थोरियम में चला जाता है, मतलब ये अल्फा कणों का उत्सर्जन किस अभिक्रिया में उत्सर्जन होता है, तो इस अभिक्रिया में उत्सर्जन होता है U-238 92 234 90 थोरियम, ठीक है। तो सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोरियम से नहीं जाता है, यूरेनियम से जाएगा थोरियम में। डेली क्लास होगा यूट्यूब पे, हाँ एक दिन टेस्ट, उसके अगले दिन डिस्कशन, ठीक है। क्या है, अमाशय रस पाचन क्रिया में सहायक है, इस रस का कौन सा घटक टाइलिन को निष्क्रिय करता है। टाइलिन ये मुंह में रहता है, मुंह में होता है, ठीक है टाइलिन। और होता क्या है, अगर यहां से बच गया कुछ भी और वो पेट में चला गया तो HCl उसे निष्क्रिय कर देता है, तो HCl जब टाइलिन कहां, मुंह में निष्क्रिय करता है पाचन क्रिया, जब कुछ खाते हैं या कुछ भी, मगर बाद में क्या होता है, बाद में अगर कुछ इसमें बच गया, मुंह से पेट में चला गया, तो उसे HCl क्या कर देता है, निष्क्रिय कर देता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, व्यावसायिक कॉर्क निम्नलिखित में से मात्र एक मृत उत्तक है जो कि स्थूल दीवारों पर निक्षेपित हो जाता है, सुबेरीन। ये क्या करता है ना, जब ये देखिए यहां पे देखिए, एक मृत उत्तक है जो कि स्थूल दीवारों पर निक्षेपित, ये पानी से भी बचाता है, ठीक है, पानी से बचाता है, सूक्ष्म जीव से भी बचाता है, प्लस इसमें याद रखिएगा पानी और सूक्ष्म जीव से बचाता है, प्लस अगर दीवार पर कुछ फटा हुआ है तो उसको भी ये ठीक कर देता है, ठीक है। तो सुबेरीन, तो आंसर क्या हो जाएगा, यही होगा, निक्षेपित, स्थूल दीवारों पर निक्षेपित हो जाता है, ए सुबेरीन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, बीज फल के किस भाग के साथ लगे होते हैं, बीज फल के कौन से भाग में लगे होते हैं, नाभिका में बीज लगे होते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, नाभिका, बीजांड वृत्त। नेक्स्ट देखिए क्या है, निम्नलिखित में से सबसे छोटा पुष्पी पादप, फूल के बारे में पूछ रहा है, सबसे छोटा पुष्प फूल, ये प्लांट है, ठीक है,
ये जल स्थलीय पौधा है, जल स्थलीय, ठीक है। ये वुल्फिया, ये सबसे छोटा पौधा है, सबसे छोटा पौधा जिसे हम नंगे आंखों से नहीं देख सकते। हम लोग अपने आंखों से इसे नहीं देख सकते, नंगे आंखों से देख नहीं सकते, नहीं सकते। इसका एक तरह से समझो 0.1 mm से 1 mm होता है, ठीक है। अब रेफ्लेशिया, इसके बारे में है कि यह सबसे बड़ा फूल है, यह 10 किलो तक का होता है, सबसे बड़ा फूल, ठीक है। और यह कहां पाया जाता है? सुमात्रा। हमसे क्या पूछ रहा है? सबसे छोटा पुष्पी पादप, सबसे छोटा पुष्पी पादप वुल्फिया, सी आंसर, ठीक है। नंगे आंखों से इसे नहीं देख सकते, ठीक है। सबसे बड़ा हो जाएगा। हार्मोन उपयोगी है। हार्मोन का उपयोग किस चीज में होता है? तो हार्मोन का उपयोग होता है उपापचयी प्रक्रिया हेतु, तो आंसर ए। हार्मोन का उपयोग क्या होता है, किसमें? उपापचयी प्रक्रिया हेतु होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। अब देखिए ये यहां पे ऑप्शन क्या है? सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेलुलोज। यहां पे हमें एक चीज और याद रखना है, जंतु कोशिका में हरित लवक भी नहीं होता है, हरित लवक, और कोशिका भित्ति भी नहीं होती है, ठीक है। और यहां पे इस चारों में आपको आंसर मिलेगा सेलुलोज का, ठीक है। और इसको जरूर याद रखना है, ठीक है। हरित लवक और कोशिका भित्ति भी नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी होता है? स्वपोषी का मतलब समझते हैं ना, जो खुद का पोषण कर सके, जो खुद का पोषण कर सके। तो खुद का पोषण इसमें कौन कर सकता है? शैवाल, हरी शैवाल, जो खुद से पोषण, अपना पोषण का क्या करता है? व्यवस्था कर लेता है। तो आंसर हो जाएगा शैवाल। प्रोटोजोआ, कवक, ये सब। कवक तो जब कचरा हो जाता है, गाना क्या हो जाता है, खाना बहुत ही गंदा हो जाता है, गंध करने लगता है, उस पे आ जाता है। विषाणु के बारे में पता ही है, ठीक है, विषाणु। प्रोटोजोआ भी वही है। ये सब दूसरे पे निर्भर है, स्वपोषी सिर्फ और सिर्फ शैवाल है। नेक्स्ट क्या है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का स्रोत जो होता है वो जल होता है, ठीक है। जल से ही ऑक्सीजन लेता है, ठीक है। तो जल आंसर हमारा हो जाएगा। पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन। पित्त निम्नलिखित में से कहां से स्रावित होता है? गुर्दा का क्या काम होता है? रक्त को साफ करना, रक्त को साफ करना, यही होता है। हृदय का क्या काम होता है? ऑक्सीजन को पहुंचाना, ऑक्सीजन, साफ ऑक्सीजन रखना, ठीक है। ऐसे याद रखिए। अग्नाशय और यकृत। यकृत के बारे में जानते हैं ना, यह सबसे बड़ा ग्रंथि है, सबसे बड़ा ग्रंथि। मानव शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि अगर कोई है तो यकृत है, और इसी से पित्त स्रावित होता है, ठीक है। गुर्दा से रक्त को ये साफ करता है, ठीक है, रक्त साफ करता है। तो आंसर हमारा डी। हृदय का क्या काम होता है?
नेक्स्ट, रक्त का कौन सा अवयव शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? रक्त का कौन सा अवयव ऑक्सीजन पहुंचाता है? रक्त प्लाज्मा, WBC, FAH, RBC। RBC पहुंचाता है। एक तरह से हीमोग्लोबिन समझ लो, ठीक है। हीमोग्लोबिन पहुंचाता है ऑक्सीजन को। ये ऑक्सीजन को अपने में बांध लेता है और शरीर के अंगों में पहुंचाता है, ठीक है। आरबीसी, आरबीसी का पीएच वैल्यू याद रखना 7.35 टू 7.45, ठीक है। आंसर आरबीसी। यही ऑक्सीजन को बांध के पहुंचाता है, शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है, हीमोग्लोबिन या आरबीसी याद रखिएगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा प्रदान नहीं करता है? ऊर्जा कौन प्रदान नहीं करता है? ऊर्जा, तो वसा तो ऊर्जा प्रदान कर रहा है, प्रोटीन भी करता है, कार्बोहाइड्रेट भी करता है, विटामिन नहीं करता है। विटामिन ऊर्जा प्राप्त नहीं करता है, ठीक है। तो हमें आंसर मिल गया है, आंसर होगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। तो जीके और जीएस का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट में मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ते रहिए, आने वाले एग्जाम के लिए तैयार होइए, ठीक है। थैंक यू।